हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत धारा के जो रिमेन पार्ट थे उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और उन रिमेन पार्टों में सभी पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि किरचॉफ का नियम, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु, विभवमापी और विभवमापी के अनुप्रयोग। तो ये 4 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे किरचॉफ के नियम की, ठीक है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने जो है 2 नियम दिया था, दोनों नियम पर बारी बारी डिस्कशन होगा। और काफ़ी कुछ, अगर आपको इस नियम में अभी भी कोई समस्या है और कोई प्रॉब्लम है तो इस आज की वीडियो में आपकी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बस इसके लिए जो है हम बार बार आपसे यही बोलते हैं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो जितनी भी फाइनल सार्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जा रही है उस हिसाब से अगर आप हमारे साथ साथ भी चलते रहेंगे तो भी आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी, आपको अच्छे अंक भी मिलेंगे। पिछले साल भी बच्चे जो है फाइनल सार्ट के वीडियो से काफ़ी अच्छे नंबर ले आए हैं और प्रूफ जो है आप खुद ही जाके जो है चैनल पर देख सकते हैं, उनके इंटरव्यू जो है पड़े हुए हैं, ठीक है। किरचॉफ के नियम, और इसके बाद बात करेंगे हम व्हीटस्टोन सेतु पर, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे विभवमापी पर, विभवमापी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा भाई। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कॉपी पेन आप साथ में रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट करते चलिएगा। अभी कल के वीडियो में हमने 2 आपको शॉर्टकट तरीके बताए हैं, शॉर्ट फार्मूले बताए हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। किरचॉफ का नियम, तो पहला नियम लिखते हैं संधि का नियम। संधि का नियम, ठीक है। तो संधि के नियम की अगर हम बात करें तो किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा जंक्शन पॉइंट है। संधि का मतलब ही क्या होता है? जंक्शन। अब जंक्शन का मतलब आप रेलवे जंक्शन की भी बात कर सकते हैं। तो रेलवे जंक्शन में क्या होता है कि कुछ ट्रेनें इधर से आती हैं, कुछ ट्रेनें उधर से आती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम विद्युत धारा में भी जंक्शन की बात करें यानी संधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, मान लो कुछ धाराएं इधर से आ रही हैं, ठीक है, और इससे कुछ धाराएं ऐसे बाहर की ओर निकल रही हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये धारा हमारी कितनी हो गई, I1 है, ये धारा I2 है, और ये धारा I3 है, ये धारा I4 है। तो किसी का नाम कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, I4 है। तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात हो रही है बीजगणितीय योग की। किसकी? बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग। ये क्या नया बवाल है भाई? योग तो समझ में आता है, लेकिन साथ ही साथ बीजगणितीय योग, ये देखिए क्या बवाल है। तो इसको ध्यान से समझिए। बीजगणितीय योग का मतलब है धारा की दिशा पर भी ध्यान देना है, ठीक है, धारा की दिशा में भी ध्यान देना है। जो सेम डायरेक्शन में बह रही हैं उनको सेम चिन्ह के साथ, और जो दूसरे डायरेक्शन में जा रही हैं उनको अपोजिट चिन्ह के साथ। जैसे मान लो इस तरफ आने वाली धाराओं को हमने क्या किया, प्लस लिख लिया, और इस तरफ जाने वाली धाराओं को क्या कर लिया, माइनस लिख लिया। जैसे मान लो ये हमारा, मान लो हम संधि हैं, तो हमारी तरफ जो आ रहे हैं, जो हमसे मिलने आ रहे हैं, उनको अगर हम पॉजिटिव ले लें और जो हमसे मिलके जा रहे हैं उनको नेगेटिव ले लें तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यही बीजगणितीय योग का मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये संधि हमारा जंक्शन पॉइंट है O। इस जंक्शन पॉइंट O पर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो धाराएं इस जंक्शन से दूर जा रही हैं उनको हम क्या करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो आने वाली धारा कौन सी है आपकी, I3, I4, I5, ठीक है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव ले लें, I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है, इसको अगर हम क्या करें, पॉजिटिव ले लें, और ये दोनों धाराएं आपकी संधि से क्या हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो इसको लिखूंगे माइनस I1 माइनस I2।
इक्वल टू 0, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन आई इक्वल टू 0, समेशन आई इक्वल टू 0। और ये समेशन क्या है, ये आपके बीजगणितीय योग को दर्शाता है। ठीक है, ये समेशन आपके बीजगणितीय योग को दर्शाता है, या इसी को दूसरे नाम से आप जान सकते हैं, किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो माइनस वाले को भेज दो दूसरी साइड, तो आपका दूसरा नियम प्रूफ हो गया। I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है, इक्वल टू I1 प्लस I2, ये आपका दूसरा नियम प्रूफ हो गया। तो जैसे आप चाहो वैसे भी इस नियम को, पहले ही नियम को दो तरीके से लिख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नियम की, जिसका यूज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इस नियम का नाम है बंद पास का नियम। ठीक है, फिगर पहले से ही बना हुआ है। चलिए अब हम बात करेंगे केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर, इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, कैसे कैसे इसको हमें अप्लाई करना है, कैसे इसको समझना है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है किरचॉफ के दूसरे नियम में। ठीक है, चलिए देखिए भाई, इसको किस नाम से जानते हैं, बंद पास का नियम। बंद पास का नियम, ठीक है। तो बंद पास का नियम क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो दो बंद पास हैं, ये बंद पास 1 है और ये बंद पास 2 है। ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी बंद पास में लगे हुए प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का संगत गुणनफल। ठीक है, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस बंद पास में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो अगर हम बंद पास 1 की बात करें तो बंद पास 1 में कौन कौन से धारा बह रही है, एक तो बह रही I1, ठीक है, I1 और I2। I1 धारा प्रतिरोध R1 में बह रही है, तो I1 का गुणा हो गया R1 के साथ। ठीक है, I1 गुणे R1, और I2 का गुणा हो गया R2 के साथ। I2 का गुणा हो गया R2 के साथ। ठीक है, अब भाई यहाँ पे और ध्यान देने वाली क्या बात है, यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या I1 और I2 सेम डायरेक्शन में है। आप लोग देख के बताइए, क्या I1 और I2 सेम डायरेक्शन में हैं। भाई यहाँ पे डायरेक्शन भी लिया जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो बीच में प्लस लिखा जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बीच में माइनस लिखा जाएगा। जल्दी कमेंट करके बताइए, बीच में क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा कि माइनस लिखा जाएगा। अगर प्लस लिख रहे हैं तो मतलब सेम डायरेक्शन में है ना, तो चाहे प्लस या माइनस कमेंट कीजिए, या ये कमेंट कीजिए कि I1 और I2 सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, जल्दी बताइए। तब तक हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए भाई, जल्दी करिए। देखिए, अगर नहीं किए हैं तो शांत रहिए, अब मत करिए। अब ध्यान से देख लीजिए, ये I1 है, ये I2 है। तो अगर इसको हम पकड़ के ऐसे सीधा करें, इसको अगर ऐसे हम पकड़ के सीधा करें तो कुछ इस तरीके से I1 I2 का डायरेक्शन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। देखिए भाई, या और अच्छे समझने के लिए देखो, अगर हम I1 को पकड़ के चलें, I1 ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यानी I1 अगर निकलना चाहेगा तो इधर ऐसे निकलेगा, दिशा बदल गई यहीं पे। या पकड़ के दोनों को सीधा कर दो, अपोजिट दिशा में है तो बीच में क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, इक्वल टू बंद पास 1 में कितने सेल लगे हुए हैं, 2 सेल लगे हुए हैं, E1 और E2। इनको भी अगर ध्यान से देखा जाए तो इनकी भी दिशा अलग ही है, तो E1 माइनस E2, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये बंद पास 1 के लिए हो गया किरचॉफ का नियम। ठीक है, अब आ जाओ भाई बंद पास 2 पे।
तो बंद पास 2 में क्या है, I1 धारा इसमें बह रही है, ठीक है, 2 के लिए, I1 धारा इसमें बह रही है, और I1 प्लस I2 ये इधर से आई और ये इधर से आई, दोनों मिलके इसमें बह रहे हैं। तो I2 इंटू R2, और इधर धारा कौन सी है, I1 प्लस I2, ठीक है, गुणा किससे हो गया, R3 से। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसमें बंद पास 2 में केवल एक ही सेल लगा है, E2। अब बताइए बीच में प्लस रहेगा या माइनस, I2 और I1 प्लस I2 इन दोनों की दिशा किस डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, अब तो बता सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। ये बंद पास 2 के लिए नियम है, ठीक है। तो यही क्या है, किरचॉफ का नियम है, ठीक है। अब इसी किरचॉफ के नियम को इस्तेमाल करके आगे जो दोनों आपके पॉइंट है या दोनों टॉपिक है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हेडिंग लगाइए, व्हीटस्टोन सेतु, और फिगर वगैरह बनाते हैं। व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है कि इसमें 4 प्रतिरोधों को हम समांतर चतुर्भुज की तरीके से जोड़ते हैं। 4 प्रतिरोध होते हैं और इन चारों को हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की तरीके से ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, इस पर जो है 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, तो 4 प्रतिरोध बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिरोध P Q R S, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, इस तरीके से इसको हमने जोड़ लिया। अब यहां से क्या हो गई, एक धारा निकल के जाएगी। अब ये धारा यहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाएगी, इधर मान लो चली जाएगी I1, इधर चली जाएगी I2, और यही धारा I1 इसमें भी जा रही है और यही धारा I2 इसमें भी जा रही, फिर दोनों मिलके I हो जाएंगे और यहाँ से वापस चली आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब बताइए आगे क्या किया जाएगा, जल्दी बताइए, इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत सभी लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी बताइए। चलिए समझ में आया सिद्धांत क्या है, नहीं आया, चलिए ध्यान से देखिए क्या है सिद्धांत। इसका सिद्धांत यह है कि जब ये व्हीटस्टोन सेतु हमारा बैलेंस कंडीशन पे होता है, यानी संतुलन की अवस्था में होता है, तो इसके संगत प्रतिरोधों का अनुपात सदैव नियत होता है, यानी P/S इक्वल टू Q/R, ठीक है। P/S इक्वल टू Q/R, ये इसका सिद्धांत है, यानी बैल। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये बैलेंस कंडीशन में यानी संतुलन की अवस्था में है, तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं G, ठीक है। अब ये गैल्वेनोमीटर, अगर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमारी सुई है, ठीक है, ये अगर 0 विक्षेप की स्थिति में यानी किसी भी तरफ जो है विक्षेपित
नहीं हो रही है तो यानी ये बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, अगर सुई इधर उधर है तो यानी बैलेंस कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 लाइन आप लिखेंगे कि व्हिटस्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 ज्ञात होते हैं और एक अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो उनको हम समांतर चतुर्भुज की तरीके से जोड़ लेते हैं। ठीक है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध, इसमें से क्या करते हैं, हम इस प्रतिरोध को इस तरीके से सेट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाए, यानी व्हिटस्टोन सेतु हमारा बैलेंस कंडीशन में आ जाए। तो जब व्हिटस्टोन सेतु हमारा बैलेंस कंडीशन में आ जाता है तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली किरचॉफ का नियम लगा देंगे। तो किरचॉफ का नियम लगाने के लिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 बंद पास बन गए, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो बंद पास 1 के लिए किरचॉफ का नियम क्या हो जाएगा भाई, बंद पास 1 के लिए किरचॉफ का नियम, P वाले में धारा बह रही है I1 गुणे P, ठीक है, S वाले में धारा बह रही है I2 गुणे S इक्वल टू सेल का विद्युत वाहक बल। इस बंद पास के अंदर कोई सेल है नहीं है ना, 0, बीच में प्लस लगेगा माइनस। अब अगर हम देखें I1 और I2 दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो बीच में लगेगा माइनस। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, I1P बराबर I2S, समीकरण नंबर 1। आ जाओ भाई बंद पास 2 के लिए, देखो बंद पास 2 के लिए, तो बंद पास 2 के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो Q में बहने वाली धारा कितनी है, I1, तो I1 और गुणे Q। R में बहने वाली धारा कौन सी है, I2 गुणे R बराबर, इसमें कोई सेल लगा हुआ नहीं, लगा हुआ है 0, बीच में प्लस लगेगा माइनस। अब अगर हम देखें तो एक धारा इधर से आ रही है, एक धारा इधर से आ रही है, यानी ऐसे देखो, एक उधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, तो ऐसे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है, बीच में लग गया माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, I1Q माइनस I2R, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब सिंपली समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दो, 1/2, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो तो क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 ऊपर I1P बटे I1Q इक्वल टू I2S बटे I2R। ठीक है, तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2, तो P/Q इक्वल टू S/R, या इसको इंटरचेंज कर दो, इसको इधर कर सकते हैं, तो ये सिंपली क्या दे देगा, P/S इक्वल टू Q/R। ठीक है, सिद्धांत हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये व्हिटस्टोन सेतु का फार्मूला है, इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम से क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, विभव मापी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए विभव मापी, और उसका हम तब तक फिगर बना लेते हैं। तो विभव मापी को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, मीटर सेतु। ठीक है, मीटर सेतु, तो मीटर सेतु भी बिल्कुल ठीक लाइक एज व्हिटस्टोन सेतु। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर कार्य करता है व्हिटस्टोन सेतु। ठीक है, इसी सिद्धांत पर जो है ये आपका मीटर सेतु कार्य करता है। तो मीटर सेतु में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर होता है, जहां पे यहाँ पे एक सिरे पर प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। ठीक है, एक सिरे पर क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, और दूसरे सिरे पर यहाँ पे जिस प्रतिरोध का मान हमको निकालना होता है वो प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, इसका मान हमको निकालना हुआ है, यानी ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, और इसके बीच 1 मीटर लंबा तार AB लगा होता है। ठीक है, इसके बीच क्या होता है, 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, इसको कोई नाम दे देते हैं AB। ठीक है, 1 मीटर लंबा तार लगा हुआ होता है, इसमें कई सारे प्रतिरोध इस तरीके से होते हैं। ठीक है, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर, या जिसको हम शंट बोल सकते हैं, ठीक है, लगा हुआ होता है ऐसे। ठीक है,
और देखिए यहाँ पे बैटरी कहाँ पे लगती है, यहाँ पे एक बैटरी लगेगी और इस बैटरी का एक सिरा यहाँ ए से कनेक्टेड होगा प्लस वाला, ठीक है, प्लस वाला सिरा ए से कनेक्टेड होगा और जो इसका माइनस वाला सिरा होगा ये पॉइंट बी से कनेक्टेड होगा। कहाँ से? पॉइंट बी से कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसके बीच आप एक धारा नियंत्रक भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, एक धारा नियंत्रक लगा हुआ होता है इस तरीके से, ऐसे एक धारा नियंत्रक लगा होता है। आगे कुंजी मन करे तो कुंजी भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका क्या है, धारा नियंत्रक लगा होता है जिसकी सहायता से हम धारा तो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कुंजी लगी होती है और यहाँ पे हमारा अज्ञात प्रतिरोध होता है, अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान हमको निकालना होता है, ठीक है। और यहाँ पर ज्ञात प्रतिरोध होता है। तो इतनी लंबाई, ठीक है। इसके सिद्धांत की अगर हम बात करें, मीटर सेतु का सिद्धांत क्या होता है ये जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक उसी तरीके से कार्य करता है जैसे व्हिटस्टोन सेतु। तो अब तो आप बता सकते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, जल्दी बताइए। अरे सिद्धांत में सिंपल आप वही लिखेंगे कि मीटर सेतु व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये क्या होता है, ये आपका प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स होता है, ठीक है। अब देखिए भाई, तो सारी चीजें व्यवस्थित, सबसे पहले आप इसकी संरचना लिखेंगे, संरचना में क्या चीजें कैसे हैं सब लिखेंगे। यहाँ पे तार AB की लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर लंबा ये आपका तार होता है, ठीक है, ठीक है। L लंबाई पर एक आपका संट लगा हुआ होता है। तो L लंबाई पर एक आपका ये इधर लंबाई L हो गई, तो इधर लंबाई कितनी हो गई, 100 माइनस L। अब ये तार लगा हुआ है, अब ये संट इस तार को क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर दे रहा है। तो यानी इधर वाले तार का भी कुछ प्रतिरोध होगा और इधर वाले भी तार का कुछ प्रतिरोध होगा। तो अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के देखें, अपने दिमाग के IQ का इस्तेमाल करें, तो ये आपको व्हिटस्टोन सेतु नजर आएगा भाई। एक प्रतिरोध यहाँ, दूसरा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बीच में गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दिमाग वाइब्रेट किया, समझ में आया। तो अब देखिए, गैल्वेनोमीटर की सुई में अविक्षेप की स्थिति उत्पन्न करने के लिए हम प्रतिरोध बॉक्स से अलग अलग प्रतिरोध निकालते हैं और इसको क्या करते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति में लाते हैं या फिर संट को इधर उधर करके, ठीक है। तो जब ये मीटर सेतु क्या है भाई, हाँ, मीटर सेतु हमारा बैलेंस की कंडीशन में आ जाता है, तब संतुलन की अवस्था में मीटर सेतु के संतुलन की अवस्था में, तो मीटर सेतु के संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये जो प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स में से हमने प्रतिरोध निकाल लिया R और ये जो अज्ञात प्रतिरोध है इसको नाम दे दिया S, ठीक है। संतुलन की अवस्था में व्हिटस्टोन सेतु का फार्मूला अप्लाई करने के या व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत से R/L बराबर S/100 माइनस L, 100 माइनस L, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं चालक तार AB का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, माना तार AB का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तब इतने भाग की L लंबाई के प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रो गुणे L, और इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस L गुणे रो। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे यही चीज आ जाएगा, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, S की, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस L से इधर भाग है दूसरी साइड आएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 100 माइनस L गुणे R/L। ये आपका क्या है, फार्मूला है मीटर सेतु की सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई।
अब इसके बाद आपका एक टॉपिक बच रहा विभव मापी। तो विभव मापी भी ठीक इसी तरीके से कार्य करता है जिस तरीके से आपका मीटर सेतु कार्य करता है। ठीक है, विभव मापी की सहायता से बस फर्क इतना है कि मीटर सेतु की सहायता से हम क्या करते हैं, अंतर दोनों में समझ लीजिए। मीटर सेतु की सहायता से हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं और विभव ये मीटर सेतु की सहायता से करते हैं। और अगर हम विभव मापी की बात करें तो विभव मापी की सहायता से विभव पोटेंशियल मापा जाता है। ठीक है, विभव मापी इसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल यानी ई निकालते हैं। ठीक है, और इसकी सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना भी की जाती है। अब ये विभव मापी वाला कॉन्सेप्ट जो है आप सभी लोग अपने आप ट्राई कीजिए और अगर कहीं पर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं। उसका कारण ये है कि मुझे अभी निकलना है एनटीपीसी के पेपर के लिए, मेरा एनटीपीसी का पेपर है। ठीक है, और वो पेपर मेरा लखनऊ में है तो मुझे बनारस से लखनऊ निकलना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं पेपर आज के इस वीडियो सेशन को यहीं पर एंड करता हूं। और विभव मापी आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में यानी जब अगला चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उससे पहले आपको विभव मापी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे। ठीक है, लेकिन छोड़िएगा नहीं, इसको ट्राई कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना वगैरह पूछ लिया जाता है कभी कभी। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को ये सेशन भी पसंद आया होगा। तो सभी लोग वीडियो को जोरदार लाइक कर दीजिए और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।